महंगाई की समस्या दोस्तों ये हमारे देश की समस्या नहीं वरन संपूर्ण संसार की समस्या है। जी हाँ, मैं महंगाई हिंदी में कहूँ या इन्फ्लेशन इसको इंग्लिश में कहूँ, बात एक ही है दोस्तों। इन्फ्लेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और इसने शायद इस साल तो हद ही पार कर दिए हैं। इसने इस साल तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं दोस्तों। जहां आरबीआई कहती है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% से +2 होना चाहिए, प्लस माइनस लास्ट हो सकता है -2 या +2 लास्ट हो सकता है, वो अब 8 जा चुका है, जो कि शायद एक मैं कहूंगा एक गरीब इंसान की क्या बात करूं, एक ऐसे इंसान की जो रोज जाता है, कमाता है और घर चलाता, उसके लिए आज वो घर चलाना बहुत ज़्यादा कठिन पड़ गया है, बहुत ज़्यादा ही उसकी सोच से आगे निकल गया है। और शायद चाहे हम किसी भी टीवी शो की बात करें, चाहे किसी भी न्यूज़ चैनल की बात करें और चाहे किसी भी न्यूज़पेपर की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें आजकल भरी होती हैं केवल एक ही चीज़ से और वो है महंगाई मीन्स इन्फ्लेशन। तो दोस्तों यही हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एडिटोरियल में जो कि राइटर ने लिखा है, राइट। चलिए तो ठीक है, नमस्कार, मैं हूं पार्थ और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल। देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है और जैसा कि हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं वोकैब्स के साथ, तो स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी के साथ पहले कि कौन सी वोकैबुलरी मेन है। लेकिन हाँ, वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छे लगता है कंटेंट, आपको अच्छा लगता है कि हाँ जो भी बताया जा रहा है वो आपके लिए फ्रूटफुल है, राइट, और आपके कहीं ना कहीं उपयोग में आएगा, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं वोकैबुलरी से कि कौन सी वोकैबुलरी आज की मेन यूज हुई है। आइए। दोस्तों आज की वोकैबुलरी स्टार्ट होती है यहां से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नंबर वन है टेम, TAME, टेम। टेम का मतलब होता है किसी भी चीज को काबू कर लेना। जी हाँ, किसी भी चीज को काबू कर लेना, किसी भी चीज को डिक्रीज कर देना, मतलब यदि कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो उसको पॉसिबल कंडीशन में ले आना कि लोग क्या कर सकें, लोग उसको सहन कर सकें। तो वही दे रखा है टेम मींस मेक लेस पावरफुल। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसको लेस पावरफुल कर लेना, या इजियर टू कंट्रोल, या फिर जिसको इजी हो कंट्रोल कर पाना, जिसको आप अपने काबू में कर लें, वही बात यही कहलाता है टेम। ये दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि द हिंदू का सबसे स्पेशल वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन यूज होता है, तो इसको प्लीज जरूर करें। इकोनॉमिकल कंडीशन से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नंबर सेकंड है दोस्तों फैनिंग, FANNING। फैनिंग का मतलब होता है उकसाना, स्टिमुलेट करना, इग्नाइट करना या इन्फ्लेम करना, किसी भी चीज को उकसा देना, बढ़ाना कहलाता है फैनिंग, FANNING। नंबर थर्ड है फ्यूरियस, और फ्यूरियस का मतलब है दोस्तों फुल ऑफ एंगर और एनर्जी, मतलब क्रोध में होना या बहुत ज्यादा एनर्जी रखना, लेकिन वो एनर्जी एंगरनेस में रखना, बहुत गुस्से में अपनी बात को कहना या गुस्से में शो करना कोई भी चीज, यही कहलाता है फ्यूरियस। फोर्थ है दोस्तों अनअबेटिंग। अनअबेटिंग का मतलब होता है नॉट वीकनिंग। दोस्तों अबेट का मतलब होता है कम करना, और अन लग गया मतलब किसी चीज को कम ना करना या फिर किसी भी चीज को कमजोर ना बनाना। तो नॉट वीकनिंग और लूजिंग इंटेंसिटी, किसी भी चीज की गति को कम ना करना या फिर कमजोर ना बनाना कहलाता है अनअबेटिंग। इसमें से यदि हम अन हटा दें तो सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा, ये वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा अबेट, और अबेट का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। अनअबेट मतलब डिक्रीज ना करना। नंबर फिफ्थ सीरियल्स, CEREALS। सीरियल्स एक हमारे रोजमर्रा की चीज होती है, ये प्रोडक्ट होता है और हम इसको बहुत अच्छे से भी जानते होंगे। इसका मीन होता है अ ग्रेन यूज फॉर फूड, ऐसा अनाज जो कि खाने के लिए यूज किया जाता है, वही कहलाता है सीरियल्स। जैसा कि दे रखा है व्हीट और मेज, ये सीरियल्स के पार्ट हैं, मतलब चाहे आप गेहूं की बात करें चाहे मक्के की बात करें, ये सीरियल्स में आता है, ठीक है। आप खाते होंगे ना, बचपन में आपकी माँ को खिलाती होंगी, या फिर यहाँ पे यदि कोई छोटा है तो वो भी समझ रहे होंगे कि हम लोग दूध में सीरियल्स डाल के खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाते हैं। तो व्हाट इज कॉर्नफ्लेक्स?
कॉर्नफ्लेक्स इज मेड बाय व्हीट और मेज, तो वही कहलाते हैं सीरियल्स, और सिंपल जो व्हीट होता है वो भी सीरियल्स ही है। 6th है दोस्तों प्रोक्योरमेंट। आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा इकोनॉमिकल पैसेजेस में। प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है एक ऐसा प्राइस जिसपे गवर्नमेंट जो है किसानों से कोई सामान लेती है, कोई फूड आइटम लेती है, तो जिस प्राइस पे लेती है, जो प्राइस निर्धारित करती है, वही कहलाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। जैसा कि दे रखा है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग, मतलब एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई चीज प्राप्त की जाती है। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? टू अचीव, टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज को प्राप्त करना। तो वही लिखा राइटर ने, द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग। प्रोक्योर का मतलब होता है कोई भी चीज को ले लेना, मतलब एक ऐसा एक्शन जिसमें आप कोई चीज लेते हैं। नंबर 7 है दोस्तों सर्ज। सर्ज एक पॉपुलर वर्ड है, आपको अच्छे से रटा हुआ होगा। इसका मीन होता है अ सडन इंक्रीजमेंट, मतलब बहुत तेजी से किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो जाना, किसी भी चीज में इंक्रीजमेंट होना कहलाता है सर्ज। नंबर 8 है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है बना हुआ, सम्मिलित रूप, मिला जुला रूप किसी भी चीज का। कंपोनेंट कहें इसको, एलिमेंटल कहें या बेसिक कहें, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसी भी चीज की बेसिक फंडामेंटल थिंग्स या बेसिक तौर पे जिस चीज से बनती हैं वो चीजें, वही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो वो असेंबली जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है वही होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9 डिजिंग। ये वर्ड जो बना है ये बना है डिजी से, आईएनजी लग गया तो मतलब दोस्तों ये पार्टिसिपल भी बन गया, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, और ये आईएनजी है तो वर्ब का भी काम कर सकता है। तो नंबर 9 है डिजिंग, जो कि बना है डिजी से, जिसका मतलब होता है टू फील अनस्टडी या कंफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया चक्कर आ जाना, चक्कर खा जाना, कंफ्यूज हो जाना, घबरा जाना, यही कहलाता है डिजिंग। आप जब बहुत ज्यादा गर्मी में चलते हैं और आपको पानी ना मिले तो आप डिजी हो जाते हैं, आपको घबराहट पैदा हो जाती है, आप झाग देने लगते हैं मुंह से, वही सिचुएशन जो कहलाती है वही कहलाती है डिजी सिचुएशन। नंबर 10 है दोस्तों स्टूडेंट, STRIDENT। स्टूडेंट का मतलब होता है लाउड एंड हार्श। स्टूडेंट का मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा या बहुत तेज आवाज देना किसी को। स्टूडेंट STRIDENT, लाउड एंड हार्श। नंबर 11 है दोस्तों हेज, HEDGE, हेज। एंड हेज का मीन्स होता है अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, एक ऐसा रास्ता जिससे आप प्रोटेक्ट करते हो खुद को अगेंस्ट, किसके खिलाफ? फाइनेंशियल लॉस, मतलब कोई फाइनेंशियल लॉस हो उससे आप अपने आप को क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो। और अदर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, या फिर जो दूसरे विपरीत सर्कमस्टांसेस से यदि आप किसी चीज से अपने आप को सेव करते हो जो कि हार्मफुल है आपके लिए, तो वही कहलाता है हेज। इसको हम सिंपल में कह सकते हैं सपोर्ट लेना, मतलब सहारा लेना जिससे कि चीजें संभाली जा सकें, जिससे कि चीजें अच्छी की जा सकें, वही कहलाता है हेज। अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करना, राइट, वो रास्ता हेज। सिंपल है। ये थी आज की 11 वोकैबुलरी। पैसेज बहुत बढ़िया है, आज का एडिटोरियल है, इकोनॉमिकल है, तो देखते हैं कि ये वोकैबुलरी कैसे यूज हुई है और कैसे काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वोकैबुलरी से आज का एडिटोरियल। तो भैया ये है आज का एडिटोरियल। जैसा कि राइटर ने हेडिंग दे रखी है फुल सर्कल। भैया फुल सर्कल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? देखिए फुल सर्कल, एक तो सर्कल होता है, वैसे मेरी आर्ट तो बहुत गंदी है लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये देखिए ये सर्कल मैंने बनाया और ये बना दिया फुल मैंने कहा था ना कबाड़ा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखिए एक सर्कल बना दिया, एक मैंने फुल सर्कल बना दिया, तो मतलब फुल सर्कल का मतलब हो गया कोई हाफ नहीं, कोई 75% नहीं, फुल सर्कल, मतलब बात जो हो वो पूरी की जाए। मतलब राइटर ने यहां समझाया है सब कुछ को लेके, मतलब पूरा 100% लेके समझाया है, कोई ना कोई चीज जो भी राइटर ने बात की होगी तो वही बात की जा रही है फुल सर्कल। यदि इकोनॉमिकल बात है तो भैया इकोनॉमी किन किन चीजों पे बेस करती है, कंडीशन क्या क्या होती हैं, तो सारी चीजें फुल सर्कल। राइटर ने आगे लिखा ऑन कटिंग फ्यूल टैक्सेस, ये पैसेज लिखा गया है फ्यूल टैक्सेस को कम करना, मतलब फ्यूल टैक्सेस के कम करने से क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है, क्या क्या अच्छा हो सकता है शायद। आगे क्या लिखा? आगे लिखा कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ मस्ट, मतलब फ्यूल के टैक्सेस को कम करना ये बहुत जरूरी है एंश्योर करने के लिए ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये जो पूरी की पूरी संपूर्ण इकोनॉमी है, इस संपूर्ण इकोनॉमी को यदि स्टेबल बनाना है तो इसके लिए फ्यूल टैक्स को कम किया जाना बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये तो था आज का एक होल सोल, हमने समझा कि इसमें पैसेज में क्या बात की गई होगी। अब देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो भैया यहां से स्टार्ट किया है, मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे पूरे पैसेज को आराम से।
जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि रूल कर रही है, मार्क्स जिसने अपनी 8th एनिवर्सरी मनाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट कहलाती है, उसने क्या देखा, रिटेल इन्फ्लेशन हैज एक्सेलरेटेड, मतलब उसके समय रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है क्लोज टू द 8.3%, जो कि किसके समीप पहुंच गया है, जो कि 8.3% के पास पहुंच गया है। लेवल लास्ट सीन जो कि देखा गया था कब, मई 2014 में, व्हेन जब मिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने अज्यूम किया था ऑफिस, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस में शपथ ली थी और जब अपने ऑफिस में गई थी लास्ट वीक ऑफ द मंथ, मतलब जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो वो जो महीना था, जो मंथ था, उसके लास्ट वीक में ये देखा गया था कि भैया ये जो महंगाई है ये इतनी बढ़ रही है, और या तो तब देखा गया था और या फिर ये मुसीबत अब देखी जा रही है, राइट। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता कौन है, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट कही जाती है, उस समय मतलब 2014 की बात की गई है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा था और या फिर इस समय बढ़ा है। आगे क्या कहा गया, फॉर अ गवर्नमेंट दैट पीरियड इटसेल्फ ऑन इट्स इन्फ्लेशन टेमिंग सक्सेस, मतलब गवर्नमेंट के लिए दैट पीरियड इटसेल्फ, ये जो पीरियड था वो अपने आप में ऑन इट्स इन्फ्लेशन टेमिंग सक्सेस इन द फर्स्ट 5 years, हो सकता है कि रहा हो इन 5 सालों में टेमिंग सक्सेस, मतलब कि भैया ये जो पीरियड था ये इन्फ्लेशन को कम करता हुआ था, मतलब इन्फ्लेशन इन पीरियड में उन लोगों ने कम कर दिया था जब 2014 की बात की जाए, तो उनके लिए एक सक्सेस था, उनके लिए बहुत ज्यादा सफलता थी इस चीज को लेके बीते 5 सालों में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लेकिन यदि आप बात करें ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की कि भैया इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे बढ़ जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इस बार का जो इन्फ्लेशन है वो बेस्ड था कोविड-19 पैंडेमिक पे, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, और अब तो भैया एक और समस्या आ गई जो कि क्या थी, यूक्रेन ने जो क्रिएट कर दिया है एक परफेक्ट स्टोर, मतलब इन यूक्रेन हैव, मतलब यूक्रेन में जो वॉर क्रिएट हो गया है, इन तीनों चीजों ने मिलकर क्या कर दिया है, एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दिया, मतलब एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया जिससे इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना था। डेट सेंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसने क्या किया, जो सीपीआई है मतलब कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, बेस्ड इन्फ्लेशन रेसिंग टू अ 95 मंथ हाई, मतलब 95 मंथ हाई कर दिया उसने, 7.79% कर दिया अप्रैल में। मतलब साफ साफ कहा गया है दोस्तों, यदि हम समरी में बात करें इसकी, कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, उसमें 2014 में देखा गया था जब सरकार आई थी तो इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और या फिर अब देखा गया तो साफ साफ कहा गया कि इस इन्फ्लेशन के जो मुख्य कारण इस बार बने वो 3 कारण बताए गए हैं। नंबर 1 बताया गया है दोस्तों, या तो कोविड-19 पैंडेमिक, एक तो इसका योगदान बहुत बड़ा रहा। सेकंड योगदान रहा हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, कच्चे तेल का जो इस समय निर्यात किया गया, क्योंकि कच्चा तेल हम लोग नहीं बनाते हैं, सबसे कुछ लेते हैं कच्चा तेल, इसके प्राइसेस बहुत हाई थे। और भैया इस पे भी सोने पे सुहागा कि भैया जो यूक्रेन वॉर छिड़ गया इसने तो और कमर तोड़ दी। तो ये तीनों जो चारों चीजें थी, तीनों चीजें इन्होंने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई जो है उसको 95 मंथ हाई कर दिया अप्रैल में 7.79% से। ठीक है, आइए नंबर नेक्स्ट क्या कहा, नंबर नेक्स्ट कहा दोस्तों, फूड एंड फ्यूल वर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स, मतलब फूड एंड फ्यूल मतलब खाने पीने की चीजें जो हैं और जो फ्यूल जो है, ईंधन जो है, वो बहुत बड़े अपराधी थे। किस चीज के लिए, फैनिंग, उकसाने के लिए। किस चीज को, लास्ट मंथ फ्यूरियस पेस, जो लास्ट मंथ में जो फ्यूरियस बहुत तेज गति से जो पेस बढ़ा, किस चीज को लेके, ऑफ प्राइस गेन्स, मतलब जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई उसमें सबसे ज्यादा जो अपराधी माना गया किसके कारण बढ़ा, भैया फूड और फ्यूल के कारण ये चीजें क्या हुई हैं, एक्साइट हुई हैं। मतलब भैया लोग खा रहे हैं, लोग फ्यूल खर्च कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया इन चीजों ने, इन चीजों के कारण ज्यादा बढ़ावा मिला। अब उसने क्या कहा, पेस फॉर प्राइस गेन्स दैट सीन अनअबेटिंग, जो कि क्या दिखाई देता है, जो कि ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल में कम तो होने वाला नहीं है। मतलब ये जो इन्फ्लेशन हुआ, ये जो फूड प्राइस में फैनिंग हुई है, ये जो फ्यूरियसनेस आई है पेस में, पेस का मतलब होता है दोस्तों स्पीड, मतलब इसके जो फ्यूल प्राइस, मतलब प्राइस जो है फूड के और फ्यूल के, इसमें जो गति आई है वो अभी नहीं दिखता हाल फिलहाल कि ये कम होंगे। फूड इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्विकेंड टू अ 17 मंथ, मतलब फूड इन्फ्लेशन जो मेजर किया गया है CFPI के द्वारा, क्विकेंड टू अ 17 मंथ हाई हो गया है वो 8.38% से लास्ट मंथ, मतलब सब चीज में बढ़ रहा है। विद रूरल कंज्यूमर्स एक्सपीरियंसिंग, जो बेचारे रूरल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है 8.5% की उछाल, मतलब 8.5% की स्पीड से उनको सहना पड़ा है। वॉज, और वो कितनी थी, दैट वॉज 41 बेसिस पॉइंट्स। दोस्तों हम सब जानते हैं, मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले के एडिटोरियल में समझाया था कि जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं, जो 1 से लेके, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे मेरा पेन गायब हो जाता है,
जो 1 से लेके 99 तक होते हैं बेसिस पॉइंट्स, ये दोस्तों पॉइंट में बढ़ते हैं। पॉइंट का मतलब यदि सपोज करिए 10 बेसिस पॉइंट से कोई चीज बढ़ी है तो मतलब क्या हो गया, 0.1% बढ़ी। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 बेसिस पॉइंट से कोई चीज बढ़ी है तो मतलब 1% पूरी बढ़ गई। तो भाई उसने कहना चाहा, उसने क्या कहा कि भैया 41 बेसिस पॉइंट मतलब 0.41 बेसिस पॉइंट से दुगनी गति आई है, तेजी आई है किसमें, जो रूरल कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर रहे हैं महंगाई को 8.5%, उसमें 41 बेसिस पॉइंट से उछाल आया है। फास्टर देन, ये गति पकड़ गई है बहुत ज्यादा तेज, किससे, जो एक्सपीरियंस किया है अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं, शहरी लोगों ने। लीजिए कर लीजिए बात, मतलब राइटर ने क्या कहा है कि भैया शहरी लोगों को महंगाई की मार कम पड़ी है बजाय किनके, ग्रामीण लोगों को। मतलब ग्रामीण लोगों ने महंगाई की मार बहुत सही है, और कितनी सही है, उन्होंने बेचारों ने 8.5% महंगाई सही है। मतलब सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है, इन्फ्लेशन जो सहना पड़ रहा है, वो किनको सहना पड़ रहा है, जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, राइट। आइए दोस्तों आगे क्या कहा गया, 10 आउट ऑफ 12 आइटम्स, 12 में से जो 10 आइटम है इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट, मतलब फूड और बेवरेज बास्केट। दोस्तों बास्केट का मतलब होता है एक ऐसा होलसेल, मैं आपसे कहूं एक बास्केट मैंने ले ली जिसमें सारे फूड आइटम्स रखी जाती हैं और सारे बेवरेज आइटम रखे जाते हैं। तो उसने कहा कि 12 में से 10 आइटम ऐसे हैं ऑफ द ओवरऑल सीपीआई रजिस्टर्ड, जो सीपीआई रजिस्टर्ड है सीक्वेंशियल एसिलरेशन एज वेल, मतलब 12 में से 10 में तो लगातार बढ़ोतरी पाई गई है। लगातार उनके जो फूड प्राइसेस हैं, जो बेवरेज प्राइसेस हैं, सीक्वेंस बेस में बढ़े हैं, मतलब लगातार वो बढ़ते गए हैं। ये चिंता की बात है, ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बात है। क्या भैया, ऑफ कंसर्न आर द प्राइसेस ऑफ सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब सीरियल्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो बड़ी चिंता की बात है। विच कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट अ 10th ऑफ द सीपीआई, जो कि कितना पार्ट है, जो कि 1/10 पार्ट होता है किसका, पूरी सीपीआई का। मतलब यदि हम पूरी सीपीआई की बात करें तो भैया उसका 1/10 पार्ट होता है जो मिलके बना होता है। एंड अकाउंट फॉर द की स्टेपल्स, और जो अकाउंट फॉर है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, की स्टेपल्स के लिए, जो मेजर चीजें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कौन सी हैं वो चीजें, जैसे कि व्हीट है, राइस है, दैट आर द एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। और व्हीट और राइस जो होते हैं वो फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यदि मैं आपको इसको होलसेल समझाऊं तो आप इसको समझेंगे। राइटर ने साफ साफ कहा कि बड़ी चिंता की बात है, कंसर्न की बात है कि सीरियल्स के जो प्राइस हैं और प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो काफी बड़े हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जो बने होते हैं ऑलमोस्ट 1/10 पार्ट से। मतलब यदि हम सारे पार्टों की बात करें तो सीरियल्स और प्रोडक्ट्स जो है वो 1/10 पार्ट, एक मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज का। जो व्हीट और राइस के प्राइसेस हैं दोस्तों, वो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, जो इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी को। मतलब सबसे ज्यादा यदि कोई चीज चलती है तो वो दोस्तों व्हीट से चलती है। मतलब भाई ग्रामीण, मतलब आप ये समझिए होलसेल कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा चीज यदि कोई खाता है इंसान तो वो क्या खाता है, व्हीट खाता है। जो चीजें बनी होती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो किससे बनी होती हैं, वो व्हीट, मेज, सीरियल से बनी होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हाई कमोडिटी मानी जाती है सभी में, फूड में यदि हम बात करें तो वो किसको मानी जाती है, वो व्हीट को मानी जाती है, और इन्हीं के प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं। आगे उसने क्या कहा राइटर ने, इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एक्सेलरेटेड बाय मोर देन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है सीरियल्स में वो बढ़ी है कितनी, 100 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1% से बढ़ गई है टू 5.96% देखी गई थी लास्ट मंथ। मतलब पहले 4.96% होगी, अब 5.96% देखी गई है लास्ट मंथ में। मतलब जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए उसी में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, राइट। दोस्तों आगे कहा विद बोथ आउटपुट एंड द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मतलब दोनों के साथ, आउटपुट के साथ और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है किसका, व्हीट सेट का, टू बी लोअर देन एस्टिमेटेड अर्लियर एंड एक्सपोर्टर्स। तो पहले अर्लियर तक पढ़ते हैं। मतलब आउटपुट की बात करें, दोनों को साथ में लें, जो आउटपुट है और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है ऑफ व्हीट का जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, मतलब व्हीट का जो प्राइस सेट किया जाता है, सेट टू बी लोअर देन, उसे सेट किया गया है लोअर देन एस्टिमेटेड। मतलब पहले उसे कितना सेट किया गया था, जो एस्टिमेट किया गया था उससे कम सेट किया गया था। एंड एक्सपोर्टर्स सीकिंग, और भैया जो एक्सपोर्टर्स हैं मतलब जो बाहर भेजते हैं सामान को, जो एक्सपोर्टर्स हैं सीकिंग टू कॉर्नर, वो एक कोना खोज रहे हैं, अ ग्रेटर शेयर ऑफ द क्रॉप, किसका, कि वो क्रॉप जो फसल है उसको कोने में कर लें, टू टैप द रिसेंट सर्ज इन द ग्लोबल डिमांड, मतलब जो ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है, सर्ज होती जा रही है ग्रेन की। मतलब भैया यहां जो फूड के प्राइसेस हैं वो भले ही चलो ठीक है थोड़े बहुत पिछले महीने से देखे जाए तो कम हुए हैं, लेकिन यहां डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो भैया कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, वो कॉर्नर ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कि जो ग्लोबल डिमांड है, इस समय जो व्हीट की डिमांड है दोस्तों वो ग्लोबली बहुत ज्यादा है, तो भैया जो ग्लोबल डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। टैप टू द रिसेंट सर्च इन द ग्लोबल डिमांड फॉर द ग्रेन, डोमेस्टिक प्राइसेस हैव ऑलरेडी हार्डेंड, जो डोमेस्टिक प्राइस है वो पहले से ही ऑलरेडी क्या हुए, हार्डेंड है, वो ऑलरेडी बहुत कठोर है, वो अलग से मार रहे हैं। एंड कुड पोज अ चैलेंज, और वो सामने एक चैलेंज पैदा कर सकते हैं टू हाउस होल्ड बजट के लिए इन द कमिंग मंथ्स में। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया व्हीट जो है वो सभी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सभी चाहते हैं व्हीट को। और यहाँ पे भैया डोमेस्टिक बात तो छोड़ो, इस समय ये संपूर्ण संसार के लिए मतलब पूरी ग्लोबली डिमांड बन चुका है। तो यहाँ हम लोग अपनी व्हीट की डिमांड पूरी करने में लगे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि जो डिमांड आई है बाहर से ग्लोबली, जो ग्लोबल में अदर देश हमसे आकांक्षा करते हैं कि इंडिया भरपाई करेगा व्हीट की हम लोगों के लिए, तो भैया एक्सपोर्टर्स को बाहर भी भेजना है। ऐसे में कैसे ये चीज़ें कंप्लीट हों, यही बात की गई है। और ग्लोबल डिमांड जो है ग्रेन की वो भी पूरी करनी है। तो ऐसा लगता है कि भैया कुड पोज अ चैलेंज, कि आगे आने वाले मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा चैलेंज पैदा कर सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर में गेहूं इकट्ठा करके रख लें, राइट। मतलब ठीक है, वो चैलेंज पैदा कर सकता है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए। आगे क्या कहा, जो खाने वाला ऑयल है, एडिबल ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है और वगैरह वगैरह ऑयल होते होंगे, ठीक है। जो खाने का जो ऑयल है इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड, वो भी फूड का एक और मेन पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड बास्केट का। मैरिटिंग क्लोज मॉनिटरिंग ऑन द प्राइस फ्रंट, मतलब मैरिटिंग क्लोज उसको भी जरूरत है कि देखा जाए, उसको भी मॉनिटर किया जाए प्राइस फ्रंट से। मतलब जरूरी नहीं है कि हम केवल फूड ही फूड को देखें, हमें जरूरत है कि हम भैया जो एडिबल ऑयल है, सरसों के तेल के दाम भैया इतने छू गए कि लोगों ने सरसों के तेल की जगह कुछ और ही यूज करना चालू कर दिया बेचारों ने। तो वही कहा जा रहा राइटर के द्वारा कि केवल फूड प्राइस ही नहीं, जबकि एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनको भी जरूरत है कि मॉनिटर किया जाए प्राइस फ्रंट की तरफ से। वाइल, जबकि इन्फ्लेशन जो है इन प्राइस ऑफ द कुकिंग मीडियम, यदि हम बात करें महंगाई की कुकिंग मीडियम की साइड से, कि जो कुक में मतलब हमारी जो मम्मियाँ और बहनें जो कुक करती हैं, जो बनाती हैं, तो उसने कहा जो इन्फ्लेशन बढ़ा है कुकिंग मीडियम में, स्लोड बाय, वो स्लो हो गया है 151 बेसिस पॉइंट से, मतलब कितना हो गया 1.51% से वो क्या हो गया है, वो कम हुआ है फ्रॉम मार्च से। द पेस वॉज स्टिल अ डिजिंग, लेकिन जो गति है, जो पेस है, वो अभी भी एक चिंताजनक बना हुआ है, वो अभी भी बड़ा घबराहट वाला है। कितना 17.28% है, विद द सीक्वेंशियल रेट ऑल्सो अ सीजिबल 2.52%, जिसने कि एक सीक्वेंशियल बढ़ा रखा है उसको 2.52% से अभी भी उसको बढ़ा रखा है। मतलब अभी भी असंतोषजनक है, भले ही कम हो गया है 151 बेसिस पॉइंट से, लेकिन 17.28% भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी 2.52% से बढ़ा हुआ है। होलसेल पूरे पैसेज में एक ही बात कही गई है दोस्तों, चिंता चिंता और चिंता। चिंता किस बात की, कि भैया इतने जो इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हर चीज़ में बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। हम अभी सहन कर रहे हैं कि भैया हाँ ठीक है, जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन जब बात आती है फूड की, और फूड में बात आ जाए दोस्तों सीरियल्स की, व्हीट की, तो भैया वही वाली बात आ गई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मतलब कि जब आपके पास व्हीट ही खाने को नहीं है, गेहूं ही खाने को नहीं है, जब आप खा ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ कहाँ से लाएंगे, क्या खाएंगे आप। तो दोस्तों वही राइटर ने यहाँ पे अपना एक पहलू दिखाया है फूड को चिंताजनक उद्देश्य के संग लेके, राइट। तो चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों राइटर ने क्या कहा, आगे कहा विद द वॉर इन यूक्रेन। लीजिए, अभी तो बात चल रही थी इनकी, अब क्या इसकी कमी थी कोई। राइटर ने कहा कि भैया यूक्रेन में जो वॉर हुआ उसके साथ साथ हैविंग शट द टैप ऑन सनफ्लावर ऑयल, जिसने बंद कर दिए हैं सारे नल, किसके, सनफ्लावर ऑयल सप्लाई के, फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स ऑफ द कमोडिटी, जो कि क्या बनी हुई थी, जो कि लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स ऑफ कमोडिटी है, कौन, यूक्रेन, किसका, सनफ्लावर ऑयल का, भैया वो भी इस समय बंद है। अनलेस, कब तक, जब तक कि इंडोनेशिया रेसेंड नहीं कर देता, छोड़ नहीं देता, हटा नहीं देता अपने बैन को ऑन पाम ऑयल पे, पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे इन द नियर फ्यूचर। ये लीजिए, मतलब यूक्रेन की तो भैया बात अलग चल रही है, वहां पे युद्ध चल रहा है, और यहाँ पे इंडोनेशिया की नवरात्रि अलग चालू हो गई है। मतलब इंडोनेशिया ने भी भैया एक्सपोर्ट में बैन लगा रखा है, किसके, पाम ऑयल पे। तो भैया जब तक वो नहीं कम कर देता तब तक मतलब इंडोनेशिया जब तक पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को जो बैन लगा रखा है उसको रेसेंड नहीं कर देता, रेसेंड का मतलब होता है हटा देना, उसको अबोर्ट नहीं कर देता, उसको कम नहीं कर देता, हटा नहीं देता उसके बैन को नियर फ्यूचर में, तब तक भैया
चीजें बनेंगी नहीं। आगे क्या कहा गया, द इमीडिएट आउटलुक फॉर एडिबल ऑयल्स, यदि हम अभी की बात करें, इमीडिएट आउटलुक दृष्टिकोण की बात करें एडिबल ऑयल प्राइसेस को लेकर, वो बहुत दूर है फ्रॉम रियश्योरिंग कि भैया वो शायद सुधर जाएं, वो रियश्योर किए जाएं कि भैया हाँ एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं उनमें कुछ फर्क देखा जाएगा, ये चीजें अभी बहुत दूर हैं। अल्टीमेटली दो, हालांकि अंत में या हालांकि यद्यपि विद इन्फ्लेशन नाउ हैविंग टर्न्ड फार मोर ब्रॉड बेस्ड एंड लॉगिंग स्टूडेंट पेस इन एक्सेस ऑफ 8%, सिंपल सी बात है, उसने कहा इन्फ्लेशन जो है दोस्तों अभी हैविंग टर्न, उसने अभी चेंज किया है, अपने आप को चेंज पाया है, फार मोर ब्रॉड बेस्ड मतलब काफी दूरी वाला, काफी बड़ा चेंज पाया है, एंड लॉक किया है उसने एक बहुत ही कठोर पेस, एक बहुत ही तेजी वाला जो पेस पाया है, कितना 8% से अधिक, 8% से ज्यादा बढ़ गया है इस समय इन्फ्लेशन फॉर 4 आउट ऑफ 6 सब ग्रुप्स, मतलब 6 सब ग्रुप में से जो 4 सब ग्रुप हैं उसमें बहुत ज्यादा पाया गया है, किसमें, इन द सीपीआई के द्वारा सीपीआई ने जो नोट किया है वो क्या नोट किया है कि भैया जो 6 सब ग्रुप हैं उनमें से 4 में तो भैया बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 8% से अधिक। अब पॉलिसी मेकर्स को क्या चाहिए, तो पॉलिसी मेकर्स भैया उसने क्या कहा, पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट, पॉलिसी मेकर्स के पास अपना काम ऑलरेडी दे रखा है कि भैया इस इन्फ्लेशन को कम करो, इसको कट आउट करो, कैसे भी करके इसको नीचे लाओ, इसको डिक्रीज करो, राइट। तो होलसेल राइटर ने यहाँ पे सजेशन दिया है लास्ट वाली लाइन में, लेकिन जो पहली वाली लाइन है उनमें राइटर ने एक चिंता दिखाई है कि भैया कैसे यूक्रेन का वॉर है या फिर कैसे जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, ये सब चीजें कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं, तो जरूरत है इन सब चीजों को कंसर्न करने की, ध्यान देने की, ठीक है। आगे राइटर ने लिखा जबकि आरबीआई जो है उसे कंटिन्यू करना चाहिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को उसी तरह जैसे कंटिन्यू करती आ रही है, आरबीआई जो है मस्ट कंटिन्यू, उसे वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत ही टाइटन, बहुत ही कड़े तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, यदि वो चाहती है प्रोटेक्ट करना वास्ट मेजॉरिटी को हु हैव नो हेज, उस मेजॉरिटी को जिसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, मतलब हमारी जो वास्ट मेजॉरिटी है वो बेचारी तो इन्फ्लेशन में तबाह होती जा रही है, तो जिसके पास इन्फ्लेशन का कोई सपोर्ट नहीं है तो आरबीआई को चाहिए कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखे। इसी प्रकार द पास थ्रू ऑफ हाई ऑयल कॉस्ट, जिस तरह से हाई ऑयल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्टेड इन डबल डिजिट, जिसने रिफ्लेक्ट कर लिया अपने आप को डबल डिजिट में, प्राइस गेन्स इन द ट्रांसपोर्ट, जो प्राइस गेन हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट में और फ्यूल एंड लाइट कैटेगरीज में, लीव्स द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को क्या छोड़ती है, विद लिटिल ऑप्शन, बहुत ही कम ऑप्शन के संग छोड़ देती है। मतलब जिस तरह प्राइस ऑयल में, फ्यूल और लाइट कैटेगरीज में जिस तरह से दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट के पास अब बहुत कम ऑप्शन है, बट लेकिन टू कट फ्यूल टैक्सेस, लेकिन गवर्नमेंट के पास यदि कोई चीज है तो क्या है कि गवर्नमेंट यदि फ्यूल टैक्सेस में कमी कर दे, यदि फ्यूल टैक्सेस में कट आउट लगा दे तो सब चीजों पे काबू पाया जा सकता है। इफ इट इज सीरियस अबाउट, यदि गवर्नमेंट, ये इट जो आया है दोस्तों किसके लिए आया है, ये इट आया है गवर्नमेंट के लिए, यदि गवर्नमेंट सीरियस है किसके लिए, अबाउट टेमिंग इन्फ्लेशन, यदि वो इन्फ्लेशन को वास्तव में कम करना चाहती है, सो एज टू इंश्योर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, और इस प्रकार से जो हम इंश्योर कर सकते हैं, हम श्योरिटी दे सकते हैं किसकी, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कि इकोनॉमी जो है वो होलसेल जो इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी है उसको स्टेबल किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट क्या करे, यदि गवर्नमेंट सीरियस है कि भैया उसे इन्फ्लेशन कम करना है और वो फ्यूल टैक्सेस में कट कर दे, फ्यूल टैक्सेस को कम करे यदि। तो भाई अभी अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की मीटिंग करी थी और उसमें सभी राज्यों से उन्होंने अनुरोध किया था कि भाई सभी राज्यों से करबद्ध अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो फ्यूल टैक्सेस को कम करें। अब ये डिपेंड करता है राज्यों पे कि राज्य कितना कम कर पाते हैं और कितना ज़्यादा इस मारामारी को खुद सहन करते हैं बजाय जनता को प्रताड़ित करने के, राइट। सो दोस्तों ये था आज का होलसेल एडिटोरियल, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। इकोनॉमिकल एडिटोरियल है, समझना बहुत जरूरी है खासकर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें आपके एग्जाम में जरूर आती हैं और आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको भारत की अर्थव्यवस्था तो समझ में आनी चाहिए कि भारत कैसे चल रहा है और समस्या क्या बनी हुई है, बिकॉज एट द लास्ट ऑफ द डे यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। सो खैर फिनिश करते हैं दोस्तों आज की बात यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ दे रखे हैं आज की वोकैबुलरी, ये है 11 वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूँ कि इनमें से कोई भी 7 वोकैबुलरी, 7 वोकैबुलरी आप कर पाएंगे और मुझे बताइए कि आपको कौन से 7 पता है। प्लीज राइट डाउन, मेंशन जरूर करें, कतराएं नहीं मेंशन करने में, यदि आपको याद है तो उनको जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पे भेजें, ठीक है। फिर मिलते हैं आज रात की क्लास में दोस्तों, जो कि हमारी होती है 10:30 बजे वोकैबुलरी की और 11 सवा 11 से स्टार्ट होती है हमारी ग्रामर की, और बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग की क्लास को ग्रामर के साथ भी। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।